चौहान फैमिली डिसअपेयरेंस केस। लंदन में रहते एक भारतीय परिवार की गायब हो जाने वाली एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी। चलिए शुरू करें। भारत से एक व्यक्ति अच्छी ज़िंदगी की तलाश में ब्रिटेन चला जाता है। वो खूब मेहनत करके पैसे कमाता है। एक समय बाद उसकी पूरी फैमिली ब्रिटेन में रहने लग जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर एक दिन ये पूरा परिवार ही गायब हो जाता है। न जाने इन्हें ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। हज़ारों पुलिस वाले इनकी खोज में लगते हैं और पैसे भी करोड़ों लग जाते हैं। फिर जाकर एक हिला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। पूरी कहानी का सच क्या था और इन सब की गायब होने के पीछे किसका हाथ था, चलिए जानते हैं सब डिटेल में। ये पूरी कहानी अमरजीत चौहान और उनके परिवार की है। कुछ साल पहले अमरजीत चौहान ब्रिटेन जाते हैं और वहाँ खूब मेहनत करके पैसे कमाते हैं। वो अपनी एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कंपनी खोलते हैं जिसका नाम होता है CIBA फ्रेट। ये नैन्सी नाम की एक लड़की से शादी कर लेते हैं। नैन्सी पंजाब से थी। नैन्सी अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ लंदन के पास ही रहती थी। क्योंकि नैन्सी का छोटा बेटा बस 2 महीने का था, तो नैन्सी की माँ चरणजीत कौर भी उनके पास आई हुई थी। नैन्सी का भाई ओमकार वर्मा न्यूजीलैंड में रहता था। दोनों में काफ़ी बातें हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन 14 फरवरी को नैन्सी अपने भाई को फ़ोन करती है। नैन्सी के भाई ने देखा कि नैन्सी फ़ोन पर घबराई हुई लग रही है। उसने नैन्सी की घबराहट की वजह पूछी तो नैन्सी ने बताया कि अमरजीत कल से ही ऑफिस से वापस घर नहीं आए हैं और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। जब उसने अमरजीत के ऑफिस फ़ोन करके पूछा तो वहाँ से जानकारी मिली कि अमरजीत एक बिजनेस मीटिंग के दौरान नेदरलैंड गए हैं। ये सुन के नैन्सी बहुत घबरा जाती है क्योंकि अमरजीत ने इस बारे में नैन्सी को कुछ नहीं बताया था। नैन्सी सब समझने की कोशिश कर ही रही थी जब उसको एक वॉइसमेल आता है। ये वॉइसमेल अमरजीत का ही था और वो कहता है कि कुछ काम से मुझे ब्रिटेन के बाहर जाना पड़ रहा है, जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। ये वॉइसमेल सुनने के बाद नैन्सी और भी घबरा जाती है क्योंकि हर बार अमरजीत उससे पंजाबी में बात करता था, लेकिन ये वॉइसमेल इंग्लिश में था। 13 फरवरी 2003 को अमरजीत आखिरी बार काम पर गए थे लेकिन वापस नहीं आए। ये सब जानकारी 14 फरवरी को नैन्सी ने अपने भाई को दी। नैन्सी का भाई उसको समझाता है और फ़ोन रख देता है। अगले दिन जब ओमकार अपनी बहन को फ़ोन करता है तब उसका फ़ोन बंद आता है। अमरजीत की कंपनी में भी बहुत लोग नैन्सी को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, मगर उसका फ़ोन नहीं लगता। अब अमरजीत के कंपनी वाले पुलिस को संपर्क करते हैं और बताते हैं कि 2 दिन से उनका बॉस अमरजीत काम पर नहीं आ रहा है और उनकी पत्नी का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। जब पुलिस उनके घर पता करने जाती है तो वो देखती है कि उनके घर ना उनकी पत्नी, ना उनके बच्चे, ना उनकी पत्नी की माँ है। वो सब गायब हैं। सब होने के बाद पुलिस को चौंका देने वाली खबर मिलती है। अमरजीत और उसके परिवार की गायब होने के बाद एक व्यक्ति अमरजीत की कंपनी में एक लेटर लेके जाता है जिसमें अमरजीत के साइन थे और उसमें लिखा था कि मैं इंग्लैंड से अब अक चुका हूँ और अब मैं इंग्लैंड छोड़कर जा रहा हूँ। इस कंपनी को मैं नए मालिक के हवाले करके हमेशा के लिए जा रहा हूँ। लेटर के साथ एक डॉक्यूमेंट भी था जिसमें नए मालिक की पूरी डिटेल्स थी। जांच के दौरान पता चला कि पेपर्स बिल्कुल असली हैं, तो पुलिस ने भी मान लिया कि अमरजीत चौहान इंग्लैंड से अक कर कंट्री छोड़कर चले गए हैं। अब पुलिस की जांच भी ढीली पड़ गई थी, लेकिन न्यूजीलैंड में रह रहे नैन्सी के भाई को ये सब हजम नहीं हुआ। उसे अमरजीत का इंग्लैंड छोड़कर जाना बहुत अजीब लगा। जब पुलिस ने इस केस की कार्रवाई बंद की तो नैन्सी का भाई ओमकार 14 मार्च 2003 को इंग्लैंड चला आता है। ओमकार की बात ना सुनने पर ओमकार पुलिस के खिलाफ एक अभियान शुरू कर देता है, इसलिए अब पुलिस की इस केस की जांच फिर से शुरू करनी पड़ती है। पुलिस अमरजीत के घर से शुरू करती है। तलाशी तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, मगर अब हो रही थी। जब उन्होंने अमरजीत के घर की तलाशी ली तब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि परिवार अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है। कपड़े वॉशिंग मशीन में पड़े हुए थे, टेबल पर खाना रखा हुआ था। अमरजीत की बीवी और बच्चों के कपड़े भी बेड पर पड़े हुए थे। टेबल पर पड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी को देखकर ओमकार कहता है कि माँ सब कुछ छोड़ सकती है, मगर गुरु ग्रंथ साहिब जी को नहीं छोड़ सकती। पुलिस को पता चलता है कि अमरजीत के रिश्तेदारों को एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि मैं अपने परिवार को लेकर भारत जा रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लैंड से पूरी तरह अक चुका हूँ।
रिश्तेदारों को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने उस लेटर को सच नहीं माना। अब अमरजीत और उसके परिवार को गायब हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए 21 मार्च 2003 को ये केस स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस क्राइम्स ग्रुप को सौंप दिया गया, लेकिन इससे भी कुछ टाइम तक कोई फायदा न हुआ। अब अमरजीत और उसके परिवार को गायब हुए 3 महीने हो चुके थे। जब पुलिस भारत की एजेंसी में संपर्क करती है तो उन्हें पता चलता है कि अमरजीत ना ही अपने गांव लौटे हैं, ना ही किसी रिश्तेदार के पास। तभी अप्रैल के महीने में ही पास में समुद्र किनारे एक लाश मिलने की खबर पुलिस को मिलती है। जांच के बाद पता चलता है कि वो लाश अमरजीत जहान की ही है। इन सब के बाद पुलिस का पहला शक उस शख्स पर जाता है जिसने अमरजीत के गायब होने के अगले ही दिन उसकी कंपनी में आकर नए मालिक होने का दावा किया था। कंपनी में ये हक जताने वाले शख्स का नाम था केनेथ रैगन। ये व्यक्ति अभी तो बहुत मासूम बन के घूम रहा था, लेकिन किसी टाइम पर यह ब्रिटेन क्राइम का बहुत जाना माना शख्स था। ये ड्रग स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे काफ़ी क्राइम्स में इन्वॉल्व था। 1998 में पुलिस ने इसे ड्रग्स का बिजनेस करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और इससे करोड़ों में हेरोइन बरामद की गई थी। क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। इसी के चलते केनेथ रैगन अमरजीत की कंपनी में काम मांगने आता है। अमरजीत उस पर दया करके उसी कंपनी में जॉब दे देता है। अमरजीत की मौत के बाद पुलिस जब केनेथ से पूछती है तो वो कहता है कि अमरजीत ने कंट्री छोड़ने से पहले खुद ही सारी कंपनी उसके नाम कर दी है। केनेथ रैगन सबूत के तौर पर एक लेटर भी दिखाता है जिस पे अमरजीत के साइन थे, मगर पुलिस जानती थी कि केनेथ कितना क्रिमिनल है और उसके लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब काफ़ी समय से पुलिस के हाथ कुछ नहीं आ रहा था, तभी 9 अप्रैल को एक लड़की का फ़ोन पुलिस को आता है जिससे काफ़ी कुछ बदल जाता है। वो फ़ोन किसका था और क्यों आया था वो हम आपको कहानी में आगे बताएंगे, मगर इस फ़ोन कॉल के बाद पुलिस केनेथ रैगन के साथ बेरहमी से पेश आती है और अब केनेथ रैगन की चालाकी कमज़ोर पड़ती जा रही थी। फिर हुआ एक ऐसा खुलासा जिससे सब हैरान रह गए। डिलीवरी बॉय की नौकरी करते दौरान केनेथ रैगन को पता चलता है कि अमरजीत चौहान अपनी कंपनी बेचकर वापस भारत जाना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। ये बात जानने के बाद केनेथ रैगन अमरजीत को कहता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो इस कंपनी को खरीद सकता है और वो बहुत पैसे वाला है। क्योंकि अमरजीत को ये कंपनी बेचनी ही थी, वो केनेथ रैगन की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मेरी उससे मीटिंग करवा दो। इसी के बाद 12 फरवरी 2003 को केनेथ अमरजीत को मीटिंग के लिए अपने घर आने को बोलता है और जब अमरजीत केनेथ के घर मीटिंग के लिए आता है तो केनेथ अपने दोस्त साथियों के साथ मिलकर अमरजीत को किडनैप कर लेता है। किडनैपिंग के बाद अमरजीत को बहुत टॉर्चर किया जाता है और ज़बरदस्ती उसके कई कागज़ों पर साइन भी ले लिए जाते हैं। ज़बरदस्ती से ही अमरजीत से उसकी पत्नी को एक वॉइस मेल भेजा जाता है कि मैं मीटिंग के चलते देश से बाहर जा रहा हूँ। ये सब करवाने के बाद अमरजीत को बेरहमी से मार दिया जाता है। केनेथ प्लान का तो यही था कि अमरजीत को मारने के बाद वो कंपनी में जाकर नया मालिक बन जाएगा, लेकिन उसने देखा कि अमरजीत की पत्नी और बच्चों के रहते ये मुमकिन नहीं था। 15 फरवरी 2003 को केनेथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर अमरजीत के घर जाता है और अमरजीत की पत्नी, उसके 18 महीने के बेटे, उसके 2 महीने के बेटे और उसकी पत्नी नैन्सी की मां को मौत के घाट उतार देता है और इन सभी की लाश को ठिकाने लगा देता है। सच सामने आने के बाद अब पुलिस केनेथ रैगन को गिरफ्तार कर लेती है और इन सब में उसका साथ देने वाले उसके दोस्त विलियम हॉन्सी और पीटर लीस की जब तलाश शुरू होती है तो पता चलता है कि ये दोनों पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं, मगर फिर भी जर्मनी में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आखिर में एक सवाल ये उठता है कि पुलिस को वो फ़ोन कॉल किस लड़की का आया था। वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि केनेथ रैगन की रही एक गर्लफ्रेंड बेलिंडा ब्रेवन ने किया था। हुआ यूँ था कि जब केनेथ अमरजीत के घर जाकर उसकी पत्नी, बच्चों और उसकी पत्नी की मां की हत्या करता है तो उन सब की लाश को एक गाड़ी में डालकर शहर से दूर जाकर एक फार्म में दफना देता है। ये फार्म किसी और का नहीं बल्कि बेलिंडा ब्रेवन का ही था। जब लाश को दफनाया गया था, बेलिंडा ब्रेवन शहर से बाहर गई हुई थी, लेकिन जब वो शहर में वापस आई थी तब केनेथ को एक डर सताने लगा था कि कहीं बेलिंडा फार्म की तरफ न चली जाए।
तो एक दिन जब बेलिंडा कुछ काम से बाहर गई थी, केनेथ ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाश को कहीं और दफनाने का प्लान बनाया। केनेथ अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर से उस फार्म में आता है और उन पांचों की लाश को निकालकर गाड़ी में डालता है और एक नाव में बैठकर समुद्र की ओर चला जाता है और उन सब की लाश को समुद्र में ही बहा देता है। इसी के चलते बेलिंडा अपने फार्म में वापस आ जाती है, चुपके से सब कुछ देख लेती है और पुलिस को फोन कर सब जानकारी देती है। अब सबूत जुटाने का सिलसिला शुरू हुआ, पर केनेथ हैगन इतना शातिर था कि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। पर बहुत कोशिश करने के बाद केनेथ के घर के एक कोने से अमरजीत का खून मिलता है। अब ये सच सामने आता है कि केनेथ एक बार फिर से अपना ड्रग्स का बिजनेस शुरू करना चाहता था और उसे एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जिसके चलते वो अपने ड्रग्स का बिजनेस कर पाए। जैसे ही उसे पता चलता है कि अमरजीत अपनी कंपनी बेचना चाहता है, वो इस घटना को अंजाम देता है और सबूत मिटाने के लिए उसके परिवार को भी मार देता है। जब पुलिस सभी सबूत इकट्ठे कर लेती है तो नवंबर 2004 सभी अपराधियों पे 5 लोगों की हत्या और अपहरण का मामला दर्ज होता है और इसमें केनेथ हैगन और उसके साथी विलियम होन्सी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। पीटर लीस को अमरजीत की हत्या का दोषी पाते हुए 23 साल की सजा हुई। कुछ समय बाद नैन्सी और उसकी मां की लाश भी मिल जाती है, मगर अमरजीत के 2 छोटे बच्चों की लाश आज तक बरामद नहीं हुई।